चलो अब बच्चों, आज हमारी अगली यूनिट जो है, आज हमारा जो अगला अध्याय जो है, हमारा यूनिट जो है वो है एस खंड के तत्व। एस खंड के तत्व यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो बेटा, मैं इस बात को सबसे पहले आपसे यही बात कह दूं, मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में तभी आएगा, आपको वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप आवर्त सारणी वाला जो एक वीडियो है हमारा, उसको आप देखें। आप उसको देखें, परमाणु संरचना आवर्त सारणी। आवर्त सारणी मेन है, आवर्त सारणी वाले को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी चीज़ें समझ में आपको आएंगी। रीज़न ये है कि भैया वहीं से सारी चीज़ें उठाकर यहाँ डाल दी गई एस ब्लॉक के बारे में बताने के लिए। बच्चों, शुरुआत में करूं, एस खंड जो है दो वर्गों से मिलकर बना हुआ होता है और दो वर्ग जो हमारे होते हैं, एक तो होता है प्रथम वर्ग और एक होता है द्वितीय वर्ग। एक फर्स्ट और एक सेकंड, एक प्रथम वर्ग और एक द्वितीय वर्ग। जो प्रथम वर्ग है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट ए वर्ग के एलिमेंट, वो है हमारे फर्स्ट ए वर्ग के एलिमेंट। और जो द्वितीय वर्ग है उसे हम बोलते हैं सेकंड ए वर्ग के एलिमेंट, यानी सेकंड ए वर्ग के तत्व। ठीक है बेटा, ये जो प्रथम वर्ग है, इस प्रथम वर्ग में हमारे लिए जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे जो तत्व आते हैं, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और हमारे लिए आता है फ्रांसियम। ठीक है, ये हमारे लिए इसमें आते हैं। और इसमें जो हमारे लिए आते हैं ना बेटों, वो आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम, ये आते हैं। बेटा, मैंने उसी में आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो अधातु है, अधातु। शेष जितने भी तत्व हैं, शेष सभी तत्व इस वर्ग में क्या होते हैं? धातु। शेष सभी तत्व धातु हैं। देखिए 6 ये हो गए और 6 ये हो गए, 6 धातु ये और 6 वो, टोटल कितने हो गए? 12 धातु है इसमें। ये जो है ना, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। ये है हमारा क्षारीय धातु। और इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? ये कहलाता है क्षारीय मृदा धातु। ये क्षारीय धातु वर्ग और ये है हमारा क्षारीय मृदा धातु वर्ग, क्षारीय मृदा धातु तत्व। ठीक है, क्षारीय धातु हम लोग इनको क्यों कहते हैं, कैसे, क्या कारण है क्षारीय धातु होने का? वो रीज़न ये है कि ये लोग क्या करते हैं, जल में विलय होकर क्या बनाते हैं? क्षारों का निर्माण करते हैं। ये जल में विलय होकर क्षारों का निर्माण करते हैं, इसलिए ये क्षारीय धातु हैं। ये भी बेटा क्या करेंगे? ये भी जल में विलय होकर ये भी क्या करते हैं? क्षारों का निर्माण करते हैं, इसलिए बेटा इनको बोलते हैं। अच्छा, मृदा धातु क्यों बोलते हैं? क्योंकि अधिकांश या यूँ कह दूँ, ये सभी धातु कहाँ पाए जाते हैं? भूपटल पे पाए जाते हैं। भूपटल यानी भूमि या जो है सतह जो है पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये क्षारीय मृदा धातु। बेटो, मैंने आपको परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक्स भी दी थी, चलो वो एक बार और रिपीट कर दूं। मैंने कहा था यार, इसका तो आपको याद ही है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, फिर एक मैजिक नंबर होता है, उस मैजिक नंबर को ध्यान में रखो। 2, 8, 8, 18, 18, 32। अगर आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 3, तो इसका परमाणु क्रमांक 3 हो गया। अगर इसमें आप लोग 8 जोड़ोगे तो ये 11 हो गया, इसमें 8 जोड़ोगे तो ये 19 हो गया, 18 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 37 हो गया, फिर 18 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? 55 हो गया, फिर इसमें 32 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 87 हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये जो बेरिलियम है बेटा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 4। और यहाँ पर जो हम लोगों को बात करना है, 2 से नहीं बात करनी, 32, 18, 18, 8, 8, यानी इसके लिए 8, 8, 18, 18, 32। यानी जब 8 जोड़ोगे तो ये 12 आ जाएगा, जब आप इसमें 8 जोड़ोगे ये 20 आ जाएगा,
जब आप इसमें 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। या आप यहाँ से देख लो, इसके आगे वाला तत्व तो है, और ये होगा 56 और ये हो जाएगा हमारा 88। ठीक है, ये चीज़ें हमारी यहाँ पर ये हो गई हमारी परमाणु क्रमांक। अब बात करें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहा हूँ तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1, राइट। मैंने आवर्त सारणी वाले चैप्टर में भी बताया था और आपको परमाणु संरचना वाले चैप्टर में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए। ठीक है, अब अगर इसका विन्यास लिखना है तो बेटा शॉर्ट में अगर हम लोग विन्यास लिखें तो देख बेटा उस समय भी बताया था, ऐसे लिख लेना, हीलियम, नियोन, ये आ गया आर्गन, ये आ गया क्रिप्टॉन, ये आ गया जिनोन और ये आ गया तुम्हारा रेडॉन। अब इन सभी तत्वों के लिए सामान्य बाह्य विन्यास जो होता है, इन सभी तत्वों के लिए सामान्य बाह्य विन्यास होता है NS1, यानी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन सभी तत्वों के लिए सामान्य बाह्य विन्यास होता है NS2। तो भैया इसके लिए हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 3s1, ये हो जाएगा 4s1, ये होगा 5s1, ये 6s1 और ये हो जाएगा 7s1। इनके लिए अगर हम बात करें सेम इसी तरह से मैं बात करूँगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन। अगर मैं इनके लिए बात करूं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2s2, ये आएगा 3s2, ये आएगा 4s2, ये आएगा 5s2, ये आएगा 6s2 और ये आएगा 7s2, राइट। याद है, बात समझ में आ गई। फिर बात चले कि इनको याद कैसे किया जाए, मैंने उस समय भी बताया था, फिर भी देख लो यार, ऐसे बताया था। मैंने कहा था, हे लीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, ये इसको ऐसे याद कर लो। और भी जो ट्रिक्स हैं आप उनसे याद कर सकते हो। इसको हम लोग ऐसे याद कर रहे थे, ये है बेटा मांगे, ये है कन्या, बेटा मांगे कन्या क्या सुंदर, और ये बाप राजी, आजकल बाप राजी रहते हैं। आप कार सरकारी बोल सकते हैं, आप कार स्कूटर बोल सकते हैं। ये इन तत्वों को याद करने के लिए हमारी ट्रिक्स हो गई, टेक्निक्स हो गई। अच्छा, इसमें एक बात और मुझे सिखानी है, ये भी हमारे एग्जाम में आता है कि ये जो लिथियम है ना, इसे सेतु तत्व कहते हैं। लिथियम हमारा सेतु तत्व है, ये लिथियम हमारा सेतु तत्व है। और ये जो सोडियम जो है ना बेटा, इसे बोलते हैं प्रारूपी तत्व, प्रारूपी तत्व। ऐसे ही ये जो बेरिलियम मैग्नीशियम है, ये है हमारे प्रारूपी तत्व, ये प्रारूपी तत्व है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। हमारा जो फ्रेंशियम है, ये फ्रेंशियम अंकल कौन, ये फ्रेंशियम है रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मी तत्व है बेटा। ऐसे ही रेडियम रेडियोधर्मी है। मुझे रेडियम का तो अर्धायुकाल याद नहीं है, लेकिन बेटा इसका ज़रूर याद है फ्रेंशियम का अर्धायुकाल। इसका अर्धायुकाल जो होता है ना, वो है 21 मिनट। यानी ये 21 मिनट में ये तत्व क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। यानी अगर आपने इसका 2 ग्राम दिया तो 21 मिनट में ये कितना रह जाएगा, 1 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको इसके बारे में क्या बतलाया, आपको एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है एस ब्लॉक को। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो, नोट करो और फिर हम लोग आगे बात करें। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी बच्चों, एक और महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी, वो और लिख देता हूँ मैं आपके लिए। भैया यहाँ पर इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ना बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था इन तत्वों के लिए +1 होती है, और इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इन तत्वों के लिए ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अब आपको इसके भौतिक गुणधर्म बतलाता हूँ। कर लिया होगा। चलिए आइए अब भौतिक गुणों की तरफ चलें। देखो भैया, भौतिक गुणधर्म इसके क्या होंगे वो भी लिख के देते हैं आपको हम लोग। देखो जरा, आइए मैं एक काम करूँगा, भौतिक गुणधर्म इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग लेके चल रहे हैं भौतिक गुण। ठीक है, इधर मैं ले लेता हूँ फर्स्ट वर्ग के तत्व यानी कि क्षारीय धातु, इधर ले लेते हैं सेकेंड वर्ग के तत्व यानी कि क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। अब आइए, ये देखिए सर, यहाँ पर है, मैं दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करूँगा।
कि क्षारीय धातु क्या होते हैं, क्षारीय मृदा धातु होते हैं, सबकी बात करें हम लोग। सबसे पहले आ जाओ भौतिक अवस्था। पहली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक अवस्था। बेटा भौतिक अवस्था ये धातु होते हैं, सभी धातु, सभी धातु, ये भी कौन, इसमें भी सभी धातु, अभी तो बताया था यार। और धातु कैसे होते हैं, अधातु होते हैं आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय और तन्य। बेटा आघात वर्धनीय तन्य, यहाँ भी ये बिल्कुल सेम टू सेम, मैं ऐसे लिखता हूँ सेम टू सेम। आघात वर्धनीय और तन्य। आघात वर्धनीय का मतलब होता है इसको पीट कर चद्दरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, तन्य का मतलब होता है इनके तार बनाए जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है नर्म, ये हमारे कैसे हैं, नर्म, और ये जो हैं इनसे भी अधिक नर्म, इनसे भी अधिक नर्म। बेटा अगर प्रैक्टिकल में देखा हो तो ये इतने नर्म होते हैं, इतने नर्म हैं कि देखिए सोडियम को चाकू की सहायता से, चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। इसको आप चाकू की सहायता से काट सकते हो, ये इतना नर्म है, और ये तो उससे भी ज़्यादा नर्म है यार। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर मेरे बच्चों दूसरी बात हम लोग बात करें परमाणवीय, परमाणवीय त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या की बात कर लें, राइट। बेटा परमाणुवीय त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या मैंने आकार बताया था आप लोगों को, राइट। चलिए आपको हमने ये कहा था, देखिए मैं तत्व लिख दूँ, या एक काम करो इसको नोट करो, फिर हम अलग से लिखूँगा, मेरे लिए स्पेस कम रह जाएगा, आप फटाफट इसको नोट कीजिए। अब देखो, अब आइए मैं जो सेकंड चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा। अब सेकंड चीज़ मैंने अभी क्या कहा था कि मैं आपको बताऊँगा परमाणुवीय या आयनिक त्रिज्या। ठीक है, आप देखिए ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या बात करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये तत्व की बात कर रहा हूँ। अब आप देखिए क्या हुआ, मैंने आपको सिखाया था ऊपर से नीचे जाते हो क्या होता है, नए कोश के निर्माण के कारण आकार में क्या होती है, वृद्धि, आकार बढ़ेगा नए कोश के निर्माण के कारण। और अगर बाएं से दाएं गए, इधर से इधर गए, यानी क्षार से क्षारीय मृदा की ओर गए, तो क्या होता है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है बेटा। नाभिकीय आवेश में वृद्धि, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है कि नहीं होती है। इसलिए आकार में क्या आएगी, आकार में कमी आएगी, यानी लिथियम से छोटा आकार बेरिलियम का होता है, सोडियम से मैग्नीशियम का, इस तरह से इनके आकार क्या होते हैं, छोटे। यानी क्षारीय धातुओं से क्षारीय मृदा धातुओं के आकार क्या होते हैं, छोटे। और अगर इनका बढ़ता या घटता क्रम देखा जाए, बढ़ता घटता क्रम अगर देखा जाए तो ये आएगा लिथियम से बड़ा आकार किसका, सोडियम से बड़ा आकार पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर उसके बाद सीजियम और फिर लास्ट में फ्रांसियम। ऐसी इसके लिए देखें तो बेरिलियम के बाद फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद कैल्शियम, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम, फिर उसके बाद बेरियम और उसके बाद फिर रेडियम। ये आकार बेटा ये ऑलरेडी हम परमाणु में आवर्त सारणी में आपको बता चुके हैं। ठीक है, राइट, नोट करो फटाफट इसको। फिर अगली चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भौतिक गुणधर्मों में। अगली चीज़ हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तीसरी चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं घनत्व। तीसरी चीज़ हम बताएंगे आपको घनत्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और घनत्व के बारे में ये कहा जाता है कि घनत्व क्या होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन होता है, आयतन, या इसको हम लोग लिख दें आकार। ठीक है, तो देखिए अगर उस आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा जो क्षारीय धातु वर्ग है, ये जो क्षारीय धातु वर्ग है, ठीक है, इस क्षारीय धातु वर्ग से बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि क्षारीय मृदा धातु
ठीक है। क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं अधिक नर्म होते हैं, अधिक हल्के होते हैं। ये जो हमारे तत्व होते हैं ये अपेक्षाकृत इनसे क्या होते हैं, हल्के। क्षारीय मृदा धातु बेटा भारी लिखना पड़ेगा, क्यों, कारण क्या है, इनका द्रव्यमान अधिक होता है। अरे द्रव्यमान अधिक होगा तो घनत्व अधिक होगा, और घनत्व अधिक होगा तो भारी होंगे। इनका आकार क्या होता है सरकार, इनका आकार छोटा होता है। तो इन दो रीजनों की वजह से ये तत्व जो होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु अधिक भारी होते हैं, किनसे, इनसे। ठीक है। दूसरी जानकारी आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर मैं दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, लिथियम जो है ये इसका घनत्व सबसे कम होगा, लिथियम से बड़ा घनत्व होगा सोडियम का, सोडियम से बड़ा घनत्व किसका होगा, पोटेशियम का। ठीक है। और पोटेशियम से अधिक जो घनत्व हम लोग बात करें, पोटेशियम से रुबिडियम, रुबिडियम से सीजियम, और सीजियम से फिर आएगा फ्रांशियम। ठीक है। ये हम लोग घनत्व के बारे में बात करें। ठीक। लेकिन बेटा यहाँ पर अपवाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपसे एग्जामिनर बहुत पूछता है, कंपटीशन लाइन में बहुत ज़्यादा आता है कि घनत्व जो है होना चाहिए सोडियम का कम पोटेशियम से, लेकिन बेटा पोटेशियम का घनत्व सोडियम से क्या होता है, कम होता है। ये एक अपवाद है। तो अब अगर मैं क्रम को बदल दूं, क्रम को बदलूंगा तो क्या आएगा, लिथियम, लिथियम के बाद किसका घनत्व कम, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर उसके बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रांशियम। यही बात यहाँ पर लागू होती है। अगर हम देखें बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, फिर कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और लास्ट में रेडियम। लेकिन यहाँ भी मेरे बच्चों आपको यहाँ भी अपवाद देखने को मिलेगा। ये जो तत्व होते हैं कि यहाँ पर ये अपवाद है, ये अपवाद है, और अपवादों में मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँगा कि कैल्शियम का घनत्व मैग्नीशियम व बेरिलियम से कम होता है, और मैग्नीशियम का घनत्व बेरिलियम से कम होता है। यानी अब अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या आएगा, पहले आएगा कैल्शियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा बेरिलियम, और फिर बेरिलियम के बाद आएगा स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम। ठीक है। ज़्यादा बात समझ में आ रही है बेटा, ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने। अच्छा, अगर इन दोनों में बात की जाए, इन सभी वर्गों में, इस खंड में लिथियम धातु जो है, लिथियम जो धातु जो है वो सबसे हल्की होती है। ये बेटा ये सारी चीज़ें कंपटीशन लाइन में बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा हल्की अगर इस खंड में एस और पी मतलब क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु को मिला दिया जाए तो हमारी जो लिथियम धातु है वो सबसे क्या होती है, हल्की होती है। फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए बेटा। अब मैं इसके बाद आपको बताऊं, क्या बताऊंगा, गलनांक और क्वथनांक के बारे में बतलाऊंगा। नोट करो, फटाफट फटाफट नोट करते चलो। ठीक है, कर लिया होगा उम्मीद है। अब हम लोग चौथी चीज़ पे चल रहे हैं, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक लीजिए सर, ये लीजिए, एक तरफ क्षार, एक तरफ क्षारीय मृदा धातु। अब हमारा चौथा सेगमेंट ये चल रहा है गलनांक एवं क्वथनांक। ये चौथी चीज़ हम लोग बताने जा रहे हैं, गलनांक क्वथनांक। बेटा गलनांक क्वथनांक डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है गलनांक क्वथनांक, ये डिपेंड करते हैं कठोरता पर। कठोरता अगर बढ़ती है तो गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं, ये बात को आप समझिए। अगर कठोरता बढ़ी तो गलनांक क्वथनांक बढ़ा, ये बात समझिए। तो गलनांक और क्वथनांक में अगर देखा जाए तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है, इनका गलनांक क्वथनांक होता है निम्न। ये निम्न गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्या होते हैं, नर्म धातु हैं। अरे यार ये नर्म धातु हैं, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं मेरे बच्चों, निम्न होते हैं, और इनसे भी कम होते हैं। इनके क्षार धातुओं से भी क्या होते हैं, क्षार धातु से भी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिक नर्म है, ये अधिक नर्म है, इसलिए इनके गलनांक क्वथनांक इनसे भी क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, नोट करते जाओ फटाफट फटाफट। अब हम लोग बात करें पांचवी चीज़ पर चलते हैं। पांचवी चीज़ है हमारी आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा, या मैं पांचवी चीज़ पहले ले लेता हूँ, विद्युत ऋणता। ये बेटा सारी चीज़ें मैंने आवर्त सारणी में पढ़ा दी थी, अब तो अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह का रिवीजन चल रहा है आप लोगों का।
विद्युत ऋणता में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं विद्युत ऋणताओं के मान घटते हैं, ठीक है। और विद्युत ऋणताओं के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने उस समय डिटेल में बातें आपसे ये कही थी। मैंने कहा था कि क्षार धातुओं की जो विद्युत ऋणता होती हैं, इनकी जो विद्युत ऋणता क्षार धातुओं की जो होती हैं वो शून्य होती है। ये विद्युत ऋणता शून्य होती है, या यूँ कह दो, चलो मैं आपको सीधी सी बात, शून्य विन्य मत रटो आप लोग। आप ये देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और इसमें क्या आएगा, लो सर फ्रांसियम, इसमें आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्या देखा, ऊपर से नीचे जाते हो आकार में वृद्धि होती है, और अगर आकार में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता में क्या आएगी, कमी। यानी ऊपर से नीचे जाते हैं विद्युत ऋणता में कमी आती है। और अगर आप बाएं से दाएं जाते हो, बाएं से दाएं, याद करो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, बाएं से दाएं जाते हो तो आकार में क्या होती है, कमी, और नाभिकीय आवेश में क्या होती है, नाभिकीय आवेश में होती है वृद्धि। आकार कम, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो फिर विद्युत ऋणता का मान भी में क्या होगी, वृद्धि। तो इस लिहाज से देखा जाए क्षारीय मृदा धातुओं की विद्युत ऋणताएं क्षार धातुओं से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो विद्युत ऋणताओं के मान क्या होंगे, घटेंगे। फटाफट नोट कीजिए आप लोग इनको। नोट किया। अब मैं छठी चीज़ पे चलता हूँ। अब हमारी छठी चीज़, बेटा एक साथ एक चीज़ ले लेता हूँ इसमें, छठी में एक साथ में लेता हूँ, और ये मैं लेता हूँ सर, छठी चीज़ हमारी एक साथ ले लेते हैं, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, धन विद्युतता, धन विद्युतीय प्रकृति, और उसके बाद क्रियाशीलता। एक चीज़, इन सब में रिलेशन है। धातुओं का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का। चूँकि धातुओं की प्रवृत्ति होती है, धातुओं का स्वभाव होता है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का। तो मेरे बच्चों एक बात को यूँ समझ लो कि आयनन ऊर्जा, अगर आयनन ऊर्जा कम है तो धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण, लक्षण लक्षण ऐसे लिखता हूँ, बढ़ेंगे। आयनन ऊर्जा अगर कम है तो बेटा क्रियाशीलता भी बढ़ेगी। आयनन ऊर्जा कम होने से क्रियाशीलता बढ़ती है, क्योंकि धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा। बच्चों याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये चीज़ें इस तरह से पढ़ाई थी, पढ़ा रखी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब तो याद हो गया होगा यार। ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अगर आप देखें तो एक वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो क्या होगा बताइए, परमाणुवीय आकार में क्या होगी, वृद्धि। अगर परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। आयनन ऊर्जा घटेगी तो क्या होगा, धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण क्या होंगे, बढ़ेंगे। और अगर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेंगे तो क्रियाशीलता में क्या आएगी, क्रियाशीलता में वृद्धि होगी, क्रियाशीलता बढ़ेगी। अगर मैं इन दोनों जमूरों को हटा दूं, क्योंकि ये दोनों कौन है, रेडियोधर्मी तत्व हैं, तो ये लोग क्या होंगे, सर्वाधिक क्रियाशील होंगे। अच्छा, अगर मैं बाएं से दाएं गया बेटा, बाएं से दाएं गया, वही चीज़ें फिर रिपीट हो रही हैं। बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणुवीय आकार में क्या आएगी, कमी। नाभिकीय आवेश में क्या होगी, बोलते जाया करो, वृद्धि होगी। अगर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होगी तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। आयनन ऊर्जा बढ़ेगी तो धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण घटेंगे। अगर धन विद्युतीय लक्षण घटेंगे तो क्रियाशीलता में क्या आएगी, क्रियाशीलता में कमी आएगी। यानी क्षारीय मृदा धातु क्षार धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, राइट। और अब अगर मैं देखूं तो हमारा जो सीजियम है ये हो गया सर्वाधिक क्रियाशील, सर्वाधिक क्रियाशील। सीजियम आपका सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व कहलाएगा, राइट। नोट करो इसको फटाफट, फटाफट नोट करते जाओ, फटाफट फटाफट कर नोट करते जाओ। कर लिया होगा बेटा। अच्छा, अब आइए बेटा, यहीं पर मुझे थोड़ी सी जानकारी और देनी है, लेकिन मैं उसको अलग से एक कॉलम बनाकर मैं आपको वो जानकारी दे देता हूँ।
ठीक है, वो 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट बेटा, हमारा 7वां पॉइंट जो है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये 7वां कारक है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव ये होता है कि जब धातु की सतह पर जब ऊर्जा की किरणें, यानी अगर जो है आपकी सौर ऊर्जा जब धातुओं की सतह पर गिरती है, तो धातुओं की सतह पर, देखिए ये धातु है और इसकी सतह पर जब सौर ऊर्जा पड़ रही है, ये है सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ रहा है तो इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। अगर इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इस गुण को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते हैं कहाँ से? सतह से। सतह से जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, विद्युत प्रभाव कहते हैं। और बेटा इस प्रकाश विद्युत प्रभाव का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फोटो जो सेल बनते हैं, आप जानते हो ना, जो आप लोग देखते हो कि जो सौर पैनल होते हैं, सौर पैनल जो कि सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो सौर पैनल इससे बनाए जाते हैं। सौर पैनल इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बेटा एक बात बताऊं, सौर पैनल बनाने के लिए हमारे लिए जो काम आते हैं वो तत्व हमारे ये काम आते हैं। सौर पैनल बनाने के लिए हम लोग कौन से तत्वों का इस्तेमाल करते हैं? हम लोग बात करते हैं सीजियम का। पोटेशियम व सीजियम का उपयोग इस हेतु किया जाता है, इस हेतु किया जाता है, इसका उपयोग इसके लिए किया जाता है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु उच्च आयनन ऊर्जा के कारण इनका प्रयोग नहीं करते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं का प्रयोग यूँ लिखना चाहिए, क्षारीय मृदा धातुओं का, ऐसे लिखो यार, धातुओं का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए जो हमारा जो होती है क्या, जो है सौर ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगी, और जब सौर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पाएगी तो फिर हम लोग उसका उपयोग नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करो। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज्वाला में रंग। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट आप। आइए सर, अब हम लोग आपको बताते हैं ज्वाला में रंग। ठीक है, ज्वाला में रंग जो है उस टॉपिक को हम लोग लेके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है, कौन से नंबर का टॉपिक है, देख लेना यार। ये है ज्वाला में रंग। यानी अगर आप इसको, जो धातुएं हैं, अगर इनको आप बुनसेन ज्वाला के अंदर लेके जाते हो, तो बेटा बुनसेन ज्वाला के अंदर जब लेके जाते हो, यानी बुनसेन ज्वाला आपने देखा होगा गैस का बर्नर होता है, और उसके अंदर दो तरह की लौ होती है, एक तो हमारी पीली लौ होती है, हरी लौ होती है। तो आप उस बुनसेन ज्वाला के अंदर जब आप उसको लेके जाएंगे तो बेटा ये जो धातु हैं वो विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, बुनसेन ज्वाला में ले जाने पर ये विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये तत्व कौन कौन से रंग प्रदान करते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले क्षार धातुओं की बात कर दूं, राइट। क्षार जो धातुएं इनकी जो होती हैं, इनकी निम्न आयनन ऊर्जा होती है, तो ये सभी तो तत्व हैं ये रंग प्रदान करते हैं। हमारे पास एक लिथियम है, हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। ठीक है, यही तो तत्व हैं, और एक हमारा सीजियम है। आपसे ये पूछेगा सर कि ये कौन से रंग प्रदान करता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। लिथियम महाराज लाल रंग प्रदान करते हैं,
जो सोडियम जो है ना वो है सुनहरी पीला, ये सुनहरी पीला रंग प्रदान करता है। और जो पोटेशियम जो है, हमारा जो पोटेशियम है वो हल्का बैंगनी रंग प्रदान करता है ज्वाला में ले जाने पर, ये हल्का बैंगनी रंग प्रदान करता है। और ये जो हैं ये गहरे बैंगनी रंग प्रदान करते हैं, रुबिडियम और सीजियम। और अगर हम लोग इनकी बात करें, इन लोगों की बात करें, इन नालायकों की बात करें, तो इनमें हमारे पास आएगा जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारे तत्व आते हैं। रेडियम बेटा हम लोग बात नहीं करें क्योंकि वो रेडियोधर्मी तत्व है। अब अगर हम लोग बात करें तो ये जो दो तत्व हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये जो दो तत्व हैं, ये दो तत्व क्या करते हैं सर, उच्च आयनन ऊर्जा के कारण, उच्च आयनन ऊर्जा के कारण ज्वाला में रंग प्रदान नहीं करते। ये ज्वाला में कोई रंग प्रदान नहीं करते क्योंकि इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है वो उच्च होती है। बाकी के ये तीन तत्व ज्वाला में रंग प्रदान करते हैं। हमारा जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम कैसा रंग प्रदान करेगा, ईंट जैसा लाल, ये ईंट जैसा लाल। स्ट्रोंशियम जो हो गया किरमिची लाल, ये किरमिची लाल रंग प्रदान करेगा। और बेरियम जो है वो सेव जैसा हरा। अब आप कहोगे गुरुदेव सेव हरा कैसे होता है, अरे विदेशी सेव आते हैं, बाकी तुम जो जानते हो यार, सेव जो है वो हरा रंग प्रदान करता है, राइट, सेव जैसा हरा ये चीज़ है। अब मैं आपको आज का जो है इसमें जो चीज़ें हैं एक और आपको मैं बतला देता हूँ। इस प्रकार से हमारे ये भौतिक गुणधर्म आज का ख़त्म हो जाएगा। मैं एक लास्ट चीज़ आपको और बता दूँ जब तक आप इसको नोट करें, और वो चीज़ है हमारी क्या चीज़, अपचायक प्रवृत्ति। ठीक है, अपचायक प्रवृत्ति के बारे में आपको मैं बतला दूं और एक और बता दूंगा। चलो अमोनिया में विलेयता को भी अपन देख लेंगे। तो देखिए साहब, आइए अब हम लोग बात करें, एक और गुण को हम लोग लेके चलें, वो है अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति। अच्छा एक चीज़ और लेंगे, इनोट। इनोट का मतलब जानते हो, इसका मतलब है मानक अपचयन विभव। बेटा ये जो मानक अपचयन विभव है, ये हमारा जो है फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है आपके विद्युत रसायन वाले चैप्टर में आता है। हमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, राइट। ये मानक अपचायक प्रवृत्ति की बात करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, इस बारे में थोड़ी सी बात को समझना। ये मानक अपचायक विभव है, ठीक है, और ये अपचायक प्रवृत्ति है। मेरे बच्चों एक बात को समझ लीजिए कि जिस धातु के लिए, जिस तत्व के लिए या जिस धातु के लिए E0 का मान यानी कि मानक अपचयन विभव का मान जितना कम होगा वह धातु उतनी ही अधिक क्या होगी, अपचायक प्रवृत्ति दर्शाएगी। और बेटा अपचायक प्रवृत्ति बढ़ेगी, अपचायक प्रवृत्ति बढ़ेगी। अपचायक प्रवृत्ति अगर बढ़ती है तो धातु की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी, धातु की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी, राइट। अब बेटा अपचायक प्रवृत्ति में बहुत सारे अपवाद हैं, टेंशनबाजी आती है, तो मैं आप लोगों को एक क्या करूंगा, MORG दे दूंगा, तो धातुओं की अपचायक प्रवृत्ति तुम्हें याद हो जाएगी। आप इसको तुरंत नोट करो, फिर मैं आपको MORG देने वाला हूं इसके लिए, ठीक है। फटाफट नोट करते जाना, इसको कर लिया। अब मैं MORG दे दूँ इसके लिए। देख बेटा किसके लिए अपचायक प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, तो हमारे पास यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक MORG बनाई है कि लीना के बाप से सुंदर के काका नाना ने मांगा। लीना के बाप से सुंदर के काका नाना ने मांगा। ये इन्हीं तत्वों के लिए आप लोग देख लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा पता लग जाएगा। मैं बोलूँ इसको, मैंने क्या बोला, इसको बोला लीना, ये है के, ये है बाप से सुंदर, ये सुंदर हैं, सुंदर के, ये है काका, ये है नाना ने क्या किया, मांगा। क्या मांगा वो अलग बात है, वो हमारे डी ब्लॉक के तत्व आते हैं उसके बाद। अभी आप लोग बस इसको याद रखने के लिए ये याद रख लें कि लीना के बाप से सुंदर के काका नाना ने मांगा, यानी इस लिथियम के लिए
जो इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है इस लिथियम के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होता है, ये सबसे कम न्यूनतम E0 का मान होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया सर्वोच्च अपचायक। अरे बेटा सभी धातुओं में ये सर्वोच्च अपचायक है। कौन? आपका लिथियम। तो लिथियम से कम अपचायक कौन होगा? पोटेशियम। पोटेशियम से कम होगा बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ये हो गई इनकी अपचायक प्रवृत्तियों के बारे में कुछ बातें। ठीक है, नोट करो। और आज का फिर लास्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, और वो आज का लास्ट टॉपिक होगा अमोनिया में विलेयता। ठीक है, राइट। लास्ट टॉपिक अभी मैं बताने जा रहा हूं अमोनिया में विलेयता। राइट। अब देखो सर, नोट कर लिया होगा। चलिए सर, अब मैं बताता हूं अमोनिया में विलेयता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। द्रव अमोनिया में विलेयता, द्रव अमोनिया में विलेयता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम की दृष्टि से धमाकेदार टॉपिक, मोस्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, इस द्रव अमोनिया में विलेयता, ये दोनों क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में विलय होती हैं। दोनों द्रव अमोनिया में विलय होती हैं। दोनों द्रव अमोनिया में क्या होती हैं? विलय होती हैं। अच्छा, कारण क्या होता है इनके द्रव अमोनिया में विलय होने का? कारण है निम्न आयनन ऊर्जा के कारण। निम्न आयनन ऊर्जा होती है, इसलिए ये द्रव अमोनिया में विलय होती है। राइट। करती कैसे हैं मैं आपको दिखाऊं। ये जो तत्व है, ये आप जानते हो इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धनायन बनाता है। एक ही तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यार, जैसे सोडियम अंकल। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, ऐसे एक उदाहरण लिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और ये महाराज कितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं? ये महाराज 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो जब आप लोग इसको द्रव अमोनिया के अंदर विलय करोगे, जब इसको हम लोग इस धातु को द्रव अमोनिया के अंदर विलय करेंगे, तो देखिए सर, X + Y अमोनिया मैंने यहाँ ले लिया, यानी X + Y अणु अमोनिया के लिए। तो समीकरण क्या बनेगा बेटा? समीकरण ये बनेगा, ये धातु अंकल एक इलेक्ट्रॉन त्यागकर जो धनायन बनाएंगे, तो ये अमोनिया के साथ जुड़कर ये एक संकुल का निर्माण करेंगे। राइट। ज़्यादा टेंशन मत, यानी संकुल क्या होता है, वो क्या होता है, इससे क्या मतलब है। अब देख, इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया को पकड़ लेगा और अमोनिया के साथ क्रिया करके एक संकुल बनाएगा। ऐसे ही यहाँ देखो, यहाँ भी ये धातु जो है ये क्या करेगा बेटा? ये भी अमोनिया के साथ क्रिया करेगा। मैंने 2Y क्यों लिया अभी थारे को समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो धातु है ये अमोनिया अंकल से क्रिया कर रहे हैं, संकुल बना रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन महाराज क्या कर रहे हैं? ये भी अमोनिया से क्रिया कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं? 2। चलो X + Y ले लेता हूँ मैं, यहाँ 2 कर दूंगा, ये लो। ठीक है, इस तरह से आप ये देखिए बेटा, ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं है, आपको एक छोटी सी बात के बारे में समझना होगा। आप जानते ही हो, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यहाँ दिखा देता हूँ, ये लो, इसको बोलते हैं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है साहब? ये हैं आपके अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। बच्चों, इन्हीं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉनों के कारण बेटा एग्जाम में बहुत आता है के कारण। अब इनमें क्या क्या विशेषता देखनी पड़ेगी कि विलयन का रंग, इनके विलयन का रंग होगा नीला। ठीक है। अरे बेटा, इस अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इसलिए ये तो नीले तो होते ही होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से विलयन विद्युत का चालक भी होगा। विलयन विद्युत का क्या होगा? चालक। ये विद्युत का चालक भी होगा विलयन। ठीक है, राइट। इस तरह से मेरे बच्चों, हमने यह आज का ये टॉपिक जो कि भौतिक गुणधर्म थे, हमने आपको समाप्त किए। वही चीज़ आप लोग इसको शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो,
फिर मिलेंगे। इसके सेकंड टॉपिक के साथ हम लोग इसके रासायनिक गुणधर्म आपको पढ़ाएंगे। जब तक पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं।